बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का टॉपिक एक बार फिर से पंजाब असेंबली का बजट इजलास। आज तीसरा रोज़ रहा और बिलाखिर आज बजट पेश कर दिया गया है। 13 तारीख को ये मामला शुरू होता है। पीर के रोज़ पंजाब असेंबली के बजट इजलास पर आखिर कयास आराइयाँ ख़त्म हो गई हैं। मुल्क के सबसे बड़े सूबे का बजट 48 घंटे की ताख़ीर से बिलाखिर आज पेश कर दिया गया है। 13 जून को क्या हुआ, 14 जून को क्या हुआ, इस हवाले से भी अपने नाज़रीन को कुछ बता देते हैं कि पंजाब असेंबली में सूबाई हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल का बजट 13 जून को पेश किया जाना था पीर के रोज़, लेकिन हुकूमत और स्पीकर के दरमियान मामला तय नहीं होने की वजह से बजट पेश ना किया जा सका। पीर 13 जून को 6 घंटे की ताख़ीर से इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर ने सूबाई वजीर अता तारड़ को ऐवान से निकालने की रूलिंग दी और उसके बाद स्पीकर ने मुतालबा किया कि आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी साहब को असेंबली में बुलाया जाए। अगले रोज़ 14 जून आ जाता है। स्पीकर परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली में इजलास शुरू हुआ तो पंजाब हुकूमत की काबीना ने स्पीकर को आगाह कर दिया कि आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी ना तो पंजाब असेंबली में आएंगे और ना ही माफ़ी मांगेंगे। स्पीकर और पंजाब हुकूमत अपने अपने मौक़िफ़ पर डटी रही और 14 जून को भी बजट पेश नहीं हुआ। मुज़ाकरात होते रहे, बातचीत होती रही, इजलास होते रहे, लेकिन बजट इजलास नहीं हो सका। स्पीकर परवेज़ इलाही और गवर्नर बलीगुर रहमान ने आज असेंबली के अलग अलग इजलास बुलाए। गवर्नर पंजाब ने इजलास ऐवान इकबाल में, जबकि स्पीकर ने असेंबली में ही इजलास तलब किया था और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मज़ारी की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास ऐवान इकबाल में हुआ और बिलाखिर मुल्क के सबसे बड़े सूबे का बजट 48 घंटे की ताख़ीर के बाद आज पेश कर दिया गया है। वज़ीर ख़जाना पंजाब अवैस लक़ारी ने साल 2022-23 पंजाब का 3226 अरब रुपए का बजट पेश किया है, जबकि दूसरी जानिब स्पीकर परवेज़ इलाही के इख्तियारात महदूद करने के लिए हुकूमत ने पंजाब असेंबली की आज़ादाना हैसियत ख़त्म करके महकमा कानून को ख़ुसूसी इख्तियारात सौंप दिए हैं। इस हवाले से गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया है, जिसके तहत अब असेंबली सेक्रेटेरिएट के सारे फैसले महकमा कानून करने का मजाज होगा। पंजाब का बजट ताख़ीर का शिकार क्यों हुआ? पंजाब का बजट पेश करना इतना बड़ा चैलेंज क्यों बन गया? क्या बजट आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक है? क्या आवाम को इस बजट से कुछ मिलने वाला है, कुछ रिलीफ मिलने वाला है? आम आदमी क्या सोच रहा है? इन सब मामलों पर आज के प्रोग्राम में अपने मेहमानों से हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि आखिर जो बजट पेश हो गया है उसमें अहम नकात क्या है। गवर्नर के तलब करदा इजलास में पंजाब का 3226 अरब का बजट पेश किया गया और मजदूर की कम से कम उजरत 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है जी, तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5% इजाफा किया गया है। इस साल का बजट का हजम गुज़िश्ता माली साल से 22% ज़्यादा बताया गया है, जबकि अशिया खोरोनोश की रियायती निर्खों पर दस्तयाबी के लिए 42 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। 200 अरब से सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि 10 किलो आटे का थैला गरीब को 650 रुपये का नहीं बल्कि 490 रुपये में मिलेगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर 100 अरब रुपये की सब्सिडी, घी पर 5 अरब रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। बजट में इमदादी पैकेज भी मुतारिफ कराया गया है, जिसकी रकम 1 अरब 40 करोड़ रुपये मुख्तस की गई है और इमदादी पैकेज की मद में बुजुर्ग शहरियों को माहाना 2,000 रुपये मिलेंगे। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जी। प्रोग्राम में लियाकत अंसारी साहब हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं। लियाकत साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आबिद रज़ा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं, सब प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आबिद साहब, आप ही से आगाज़ करना चाहूँगी कि महंगाई को देखते हुए ये जो इमदादी पैकेज भी मैं बता रही थी और साथ ही साथ मज़दूर की उजरत 20 से 25,000 हो गई है, सरकारी मुलाजमीन को 15% तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं, कैसा देख रहे हैं बजट? जो प्रोविंशियल बजट है ज़ाहिर जी इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन ईयर के अंदर मेजर पॉलिसी चेंजेस हमें नज़र नहीं आती और नेचुरली अपने आवाम को खुश भी करना है इसके अंदर, ज़ाहिर इस वजह से उन्होंने इलेक्शन में जाना है। तो हमें नज़र ये आ रहा है कि उन्होंने जहाँ तक उनका स्पेस थी वहाँ पर उन्होंने उतनी कोशिश की है। इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी अगर देखें तो 2 या 3 इंपॉर्टेंट इंटरवेंशंस हैं जो हमें इस बजट के अंदर नज़र आ रही हैं। एक तरफ उन्होंने दोबारा से सरकारी अस्पतालों में फ्री दवाइयों की बात कर दी है, जिसका मतलब ये है कि जो सेहत सहूलत प्रोग्राम है जिसके थ्रू एक इंश्योरेंस स्कीम एसेंशली की तरफ हमारी मार्केट जा रही थी हेल्थ इंडस्ट्री की,
वो लगता है कि रिवोक हो जाएगी। ठीक। दूसरा, जिस तरह आपने कहा कि 15% तनख्वाहों में इजाफा है, साथ ही साथ जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट ने किया है कि जम कर दिए गए हैं पुराने अलाउंसेस, जिसकी वजह से जो नेट इफेक्ट है वो 20 से 25% होगा, डिपेंडिंग कि वो जम पहले करते हैं कि बाद में करते हैं। इसके वजह से कुछ ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी, लेकिन याद रखें कि पिछले 4 सालों में अगर आप नेट इन्फ्लेशन का इफेक्ट देखें तो जो कदर है ख़रीदारी की, यानी जिसको हम परचेसिंग पावर कहते हैं, वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई है, तकरीबन 50 से 70% के करीब रिड्यूस हुई है। तो अगर ये 20 से 25% इंक्रीज मिले भी तो जाहिर है कुछ ना कुछ रिलीफ तो इस हालात में ज़रूर है, लेकिन इतना नहीं है कि आप उसको ओवरलैप कर सकें। लियाकत साहब, मुझे सर ये बताइए कि अभी जो बजट पेश कर दिया गया है ये पास कैसे होगा, और अब इस बजट को हम फाइनल समझ लें, क्या इसको चैलेंज तो नहीं किया जा सकता क्योंकि 2 अलग-अलग इजलास बुलाए गए थे? देखिए, गवर्नर पंजाब जो है वो आइनी तौर पर एक मुकम्मल तौर पर ये इख्तियार रखते हैं कि वो पंजाब असम्बली का इजलास जिस जगह और जिस तारीख को और जिस वक़्त चाहें वो बुला सकते हैं। उन्होंने ये ऑर्डर किया जो कि एक आइनी ऑर्डर है, लेकिन इसमें कुछ प्रोसीजरल लैप्स ज़रूर हुए हैं कि इसमें असेंबली सेक्रेटेरिएट का एक रोल होता है। सेक्रेटरी असेंबली ने जो गज़ट नोटिफिकेशन करना होता है, इन सब चीज़ों को जो है वो नज़रअंदाज किया है, जिस पर जो है वो असेंबली सेक्रेटेरिएट ने भी और अपोजिशन ने भी एतराज़ात आयद किए। बहरहाल आज ऐवान इकबाल में इजलास हुआ, वहाँ पर जो है वो डिप्टी स्पीकर जो कि PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने इस इजलास को चेयर किया। इस इजलास को चेयर करने से पहले एक मरासले के जरिए तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम अरकान को बमे जो डिप्टी स्पीकर है पाबंद कर दिया था कि कोई भी ऐवान इकबाल इजलास में नहीं जाएगा, वरना पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहरहाल चूँकि डिप्टी स्पीकर जो है वो ऐलानिया तो नहीं, लेकिन अपने तमाम मामलात जो हैं वो अलाइनमेंट जो है वो मुस्लिम नून के साथ सियासी तौर पर कर चुके हैं। उन्हें अब शायद जो है वो कोई इस तरह के खतरात जो भी हों वो उसका सामना करने के लिए भी तैयार है। साहब, आपने बताया कि बजट इजलास ऐवान इकबाल में बुला तो लिया गया, ऑरली कह के बुला लिया गया, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, कोई लिख के नहीं बताया गया, यही कहा आपने? प्रोसीजरल लैप्स हैं जी, बिल्कुल। तो इसको चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, अब उन्होंने किया कि जब रात इजलास गवर्नर ने प्ररोग किया तो उस वक्त स्पीकर को इल्म नहीं था, ना असेंबली सेक्रेटेरिएट को इल्म था। जब स्पीकर ने वज़ीर ख़जाना अवैस लगारी को बजट पेश करने की दावत दी तो उसने खड़े होकर ये इंकशाफ किया कि ये तो इजलास ही गवर्नर पंजाब ने बर्खास्त कर दिया है, अब हम जो कार्रवाई करेंगे वो गैर आइनी और गैर कानूनी होगी। जिस पर स्पीकर ने कहा कि हमें कोई इस तरह का ऑर्डर नहीं मसूल हुआ और मैं इजलास कल तक के लिए मुलतवी करता हूँ। अब देखना यहाँ पर यह है कि उसी वक्त एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि पंजाब असम्बली का इजलास अब ऐवान इकबाल तलब कर लिया गया है। उसी बर्खास्त का नोटिफिकेशन और नया इजलास तलब करने का नोटिफिकेशन साथ साथ ही जारी हुए। इसका मतलब है कि जारी इजलास में अपोजिशन ने कहा है कि कतई तौर पर ऑर्डीनेंस जारी नहीं हो सकते, लेकिन इस वक्त में इन्होंने 3 ऑर्डीनेंस मुख्तलिफ जारी किए, जिसमें महकमा कानून को जो है वो इख्तियारात दे दिए कि महकमा कानून का सेक्रेटरी भी जो है वो नोटिफिकेशन कर सकेगा, यानी सेक्रेटरी असम्बली से वो इख्तियारात वापस ले लिए, असम्बली की कुछ खुद मुख्तारी वापस ले ली, सेक्रेटरी के इख्तियारात वापस ले लिए। तो वो जो उन्होंने प्रोसीजरल लैप्स है वो अब सेक्रेटरी कानून के ज़रिए यकीनी तौर पर पूरा किया और उसके बाद वो अपने इजलास की हैसियत को लीगल करेंगे। अब मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला अदालत में जाए। गो तहरीक इंसाफ ने आज इंडिया दिया है कि इस मामले पर अदालत जा सकते हैं, लेकिन ये इस तरह का इशू है कि बहरहाल गवर्नर के लियाकत साहब बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है जी शाह खावर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर कानून है। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब, हमें सर ये बताइए कि आज तीसरा रोज़ हो गया जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ, बजट को लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट मामला होता है बजट को पेश करना, पास करवाना। सर, आज 2 इजलास हुए हैं, इस सारी सूरत हाल में कानूनी नुक्ता नज़र क्या देख रहे हैं? क्या आज जो बजट पेश हुआ है उसको फाइनल मान लिया जाए, क्योंकि सिर्फ गवर्नर साहब की जानिब से ऑरली बताया गया कि इजलास ऐवान इकबाल में होगा, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया? नहीं, नोटिफिकेशन जारी हो गया था जी जी, बिल्कुल। ये एक बड़ी जो है अनयूजुअल सिचुएशन है, क्योंकि कभी पाकिस्तान में एक पार्लिमानी तारीख में इस तरह का कभी हमने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि इस तरह की सूरत हाल हो। लेकिन बहरहाल मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि जो पंजाब असम्बली है वो 2 वाज़ेह ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है और वो मैं समझता हूँ कि दोनों फरीकैन की तरफ से ओवर डूइंग्स हो रही है। जो आइन और कानून जो असल जो रिक्वायरमेंट है उनको कहीं से भी ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा। लेकिन जहाँ तक इजलास बुलाने का ताल्लुक है सूबाई असम्बली का,
वो तो एक बात बिल्कुल आईनी तौर पे वाज़ेह है कि वो एक समरी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से, चीफ मिनिस्टर या कैबिनेट की तरफ से, और वो फिर गवर्नर जो है वो इजलास तलब करते हैं जी। और गवर्नर इजलास जब तलब करते हैं तो उसमें जो लिखा हुआ है वो ये है कि गवर्नर वक्त, तारीख और जगह जो है वो उसका इंतखाब करेगा कि किससे मिलना है। तो उसकी वजह फिर उससे साबित यह होता है कि वैसे तो सूबाई असेंबली जो है उसका जो हॉल है या उसकी प्रीमिसेस है वो तो बने ही इसलिए है कि वहाँ पे सूबाई असेंबली का इजलास होना है जी। लेकिन किसी वजह से वहाँ इजलास ना हो सके तो गवर्नर के पास ये इख्तियार है कि वो किसी दीगर जगह का तयन भी कर सकता है और उसके लिए एक नोटिफिकेशन का होना जरूरी है कि ये इजलास किस वक्त, कौन सी तारीख को और किस जगह पे होना है। अगर तो ये नोटिफिकेशन है तो जहां तक फिर वो ऐवान बाद में वो जो सूबाई असेंबली का इजलास होने का ताल्लुक है जिसमें बजट पेश किया गया तो वो तो उसमें कोई सच कानूनी कोई पेचीदगी या उसमें खामी नहीं है। ठीक। तो लेकिन ये है कि ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि आज 2 इजलास हुए। एक इजलास स्पीकर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ने सूबाई असेंबली की बिल्डिंग में किया और दूसरा जो है बाहर हुआ। तो ये आइन के साथ जो है मैं समझता हूँ कि वो ज्यादती है और उसके साथ साथ मैं एक और भी समझता हूँ कि इस मुल्क, ये सूबे के जो अवाम है उन्होंने सबको मुंतखब किया है और उनको मुंतखब इसलिए किया है कि वो आइन में दी गई अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे क्योंकि आइन पाकिस्तान में हर एक का हलफ जो है वो चाहे सूबाई असेंबली का मेंबर है, स्पीकर है, गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने हल्फ उठाया हुआ है कि वो अपने जाती पसंद, नापसंद और ख्वाहिशात को बालाए ताक रखते हुए आइन की हिफाजत करेंगे और आइन को डिफेंड करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जाती ख्वाहिशात जो है वो आइन किससे जो है के ऊपर गालिब आ रही है। अच्छा शाह साहब, एक बड़ा अहम पॉइंट के पिछले 2 रोज़ भी और आज के दिन में भी स्पीकर पंजाब असेंबली साहब की जो जिम्मेदारी बनती थी वो किस हद तक उसको निभा सके हैं, वो किस हद तक उसको निभा सकते थे? देखिए, स्पीकर जो है वो जब, जैसे मैंने अर्ज किया कि जब गवर्नर इजलास बुला लेता है और जब तक इजलास प्रोरोग ना हो तो वो तो फिर जो स्पीकर है वो प्रिजाइड करता है इस इजलास को, रेगुलेट भी वही करता है और वही कस्टोडियन होता है हाउस का। तो उस लिहाज से तो मैं समझता हूं कि उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो तो बिल्कुल यही हैं, लेकिन असेंबली के इजलास को मंसूख करना, प्रोरोग करना जो है जी। वो उनका काम ही है, न ही इजलास बुलाना उनका काम है। हाँ, ये जरूर है कि अगर इजलास ना हो रहा हो और वो आइन में एक तरीक़ाकार मौजूद है कि उसमें से एक खास तादाद जो है वो एक रिक्विजिशन करने इजलास बुलाने की, फिर तो वो इजलास स्पीकर को बुलाना पड़ता है। लेकिन आमतौर पर जैसे ये बजट का मामला था, इसमें तो इजलास गवर्नर ने बुलाना है और गवर्नर ने ही उसका दिन, टाइम और जगह का तयन करना है और उसको प्रोरोग भी जो है वो गवर्नर कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह कावर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आबिद साहब, बजट कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी मुल्क के लिए, किसी सूबे के लिए, मौशी सूरत हाल के लिए, और इस तरह से बजट पेश होना और फिर सियासी कशीदगी, क्या कहेंगे? कि बजट जो है वो आपका अगले साल का प्लान भी है। बजट आपको ये भी बता रहा है कि आप की क्या पॉलिसीज़ आएंगी और लीगली 30 जून के बाद पिछले साल का बजट लैप्स हो जाता है। तो 1 जुलाई से गवर्नमेंट ने जो भी खर्चा करना है उसके लिए ज़रूरी है कि बजट पेश हो चुका हो, अप्रूव हो चुका हो। अदर एसेंशियल आइटम्स के अलावा गवर्नमेंट जो है वो खर्चा नहीं कर सकती, इसलिए बजट है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क में एक अजीब सूरत हाल है। हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने जो बजट दिया उसके अंदर बाद में पता चला कि $7 अरब को मिसिंग है। उस बजट के तीसरे दिन IMF ने कहा ने कल एक स्टेटमेंट इशू की जिसमें उन्होंने कहा कि जो हमारे साथ पिछली गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट की जो भी एग्रीमेंट है वो इस बजट कम्प्लीटली फुलफ़िल नहीं कर रहा। जो हमारा फेडरल बजट है उसके अंदर काफ़ी बड़ा एक बजट डेफिसिट है और उसके अंदर से तकरीबन उन्होंने लिखा हुआ है कि तकरीबन 800 अरब रुपए प्रोविंसेस जो हैं वो सरप्लस में छोड़ देंगे। लेकिन KPK ने अपने बजट के अंदर कोई सरप्लस नहीं छोड़ा और अभी तक जो कम से कम नंबर सामने आए हैं, पंजाब ने भी वो खातिर खा बजट सरप्लस नहीं छोड़ा, जिसका मतलब ये कि वो 800 अरब रुपए जो बजट डेफिसिट के अंदर फेडरल गवर्नमेंट का ख्याल था यहाँ से कुछ बचत हो जाएगी, वो भी प्रॉबेबली नहीं होगी। तो ये जितने नंबर्स हमारे सामने इस वक्त आ रहे हैं ये इट्सेल्फ एक डूबियस है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो उसको बहुत स्ट्रांगली, हालांकि गवर्नमेंट बजट ऑन द फेस ऑफ इट ठीक है कंसिडरिंग जो हालात हैं, लेकिन मार्केट्स को बहुत पॉजिटिवली नहीं ले रही।
और इस वक्त जो पंजाब में ख़ास तौर पे सिचुएशन है, ये तो अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ा देती है कि आपको ये पता ही नहीं कि जो बजट पेश हो रहा है वो सही है भी कि नहीं है। याद रखिए, मिनिस्टर पहले का 30 जून के बाद पंजाब गवर्नमेंट अपने अक्सर खर्चे नहीं कर सकेगी अगर बजट पेश हो के अप्रूव ना हो सका। लियाकत साहब, कोई ऑपोजिशन प्लान कर रही है कोई मज़ीद मुश्किल में हुकूमत को डालने के लिए? क्या चल क्या रहा है, होने क्या वाला है? क्योंकि बजट को पेश करना, बजट को पास करवाना सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं बल्कि ऑपोजिशन की भी उतनी जिम्मेदारी है। नहीं, अपोजिशन की जिम्मेदारी देखें, सियासत में जो तरीक़ाकार है वो हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। अपोजिशन ठीक है, वो एक अपना मस्बत रोल उस पर मुतालबात ज़ात देकर, उस पर तनकीद कर उसमें बजट के नेगेटिव पहलूज को जो है वो पहलुओं को सामने लाकर जो है वो बता सकती है, लेकिन बजट पास करवाना बहरहाल हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। देखिए, हुकूमत ने जो है वो पंजाब असम्बली के ऐवान से जो है राह फ़रार इख्तियार करके जो ऐवान इकबाल का रास्ता इख्तियार किया, इसमें बुनियादी तौर पर हुकूमत ने पैगाम दिया है कि वो स्पीकर पंजाब असम्बली से खौफजदा होकर ऐवान इकबाल गई है। अगर हुकूमत को एक लम्हे का भी 1% भी इस बात का इम्कान होता है कि वो स्पीकर की मौजूदगी में अपना बजट नंबर ऑफ जो उनकी तादाद है उसके हिसाब से पास करवा सकेगी, तो वो कभी ना जाती। 2 दिन जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें देखें, जब मुतालबात ज़र्ब पर जो है वो काउंटिंग होनी थी और जब स्पीकर ने जो है वो नोज़ और आइज़ की जो है वो वॉइस को जो है वो जज करना था और उस पर रूलिंग देनी थी कि नोज़ की आवाज़ ज़्यादा है या आइज़ की आवाज़ ज़्यादा है, तो हुकूमत इस बात से खौफजदा थी कि अगर 44 मुतालबात ज़र हैं, एक मुतालबात ज़र पर स्पीकर पंजाब असम्बली चूँकि हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं तो वो इस पर गिनती करवाएंगे। तो ये होता मामूल ये है कि अवान में हर वक्त अरकान की मैक्सिमम तादाद मौजूद नहीं होती, लोग उसको इतना जितना भी पाबंद करे चीफ विप, फिर भी लोग निकल जाते हैं, काम काज से निकल जाते हैं। तो स्पीकर ने 44 मुतालबात ज़र जो हैं वो हुकूमत पंजाब के लिए एक अजाब बना देना था कि उनको वो पास करवाते। यही वजह है कि हुकूमत के कल मुज़ाकरात आलमोस्ट तकरीबन मुतालबात तस्लीम हो गए थे। परसों जो है वो हुकूमत जो है वो अपोजिशन की मिन्नत समाजत कर रही थी कि इजलास करने दिया जाए, लेकिन कल उल्ट था। कल हुकूमत नखरे कर रही थी और अपोजिशन उनको कह रही थी कि आप आएँ। आईजी और चीफ सेक्रेटरी की माफ़ी का मामला कल ख़त्म हो गया था, हुकूमत ने भी खामोश रहना था, अपोजिशन ने भी खामोश रहना था, इस पर मामला तय पा गए थे। नंबर 2 जो था अताउल्ला तारड़ का मामला था, उस पर भी तकरीबन फ्री कैन में जो है कुछ ना कुछ रास्ता निकल आया था। तो इस मौका पर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि कल जो है, कल आखिरी वक्त जब हुकूमत ने एक गेम खेली, जब इजलास शुरू होने वाला था तो राना मशहूद आए और मोनस लाई से दरख्वास्त की कि सीएम पंजाब हमजा शहबाज एक ब्रिटिश हाई कमीशन की तकरीब में शरीक है, वो 25 मिनट में पहुंचेंगे, आप इजलास को उतनी देर तक शुरू ना करें, वो इजलास को खुद विटनेस करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं। मोनस लाई ने जो है स्पीकर साहब को पैगाम दिया कि 25 मिनट इजलास शुरू ना किया जाए। दार हकीकत ये वो वक्त था जब हुकूमत जो है वो गवर्नर से इजलास को प्रोरोग करने का ऑर्डर जारी करवा रही थी और 25 मिनट का जब उन्हें वक्त मिला तो एन जब इजलास शुरू हुआ तो अवैस लगारी ने ऐलान किया कि इजलास जो है वो प्रोरोग हो गया है, स्पीकर ने बर्खास्त कर दिया है, अब इसकी कार्रवाई आईनी तौर पर दुरुस्त नहीं होगी। बुनियादी तौर पर वो बात करते हैं इस सारी सूरत हाल पर और ख़ास तौर पर सियासी कशीदगी पर भी। अब जब बजट पेश हो गया है तो फिर आम आदमी को कितना रिलीफ मिलेगा? वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात है जी आज पेश होने वाले बजट के सियासी कशीदगी के मामलात के हवाले से। आबिद साहब, बजट में क्या वाकई आम आदमी के लिए कुछ देख रहे हैं आपके, कुछ आम आदमी की ज़िंदगी में सहूलत होने वाली है या फिर कोई आसानी आने वाली है? कोई ऐसा प्लान नज़र आया आपको बजट में? कुछ एसेंशियल आइटम्स हैं जिसके ऊपर उन्होंने फोकस किया है जो हमें नज़र आ रहे हैं। मसलन फेडरल गवर्नमेंट ने भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी सैलरीज़ को इंक्रीज़ किया है और जम भी करने का इंदिया दिया, जिसका मतलब ये कि नेट इफेक्ट जो है वो 20 से 25% होगा और ये लॉन्ग टर्म होगा, हर साल फ्यूचर में ग्रोथ उसमें फ़ायदा होगा। इस तरह से मैंने पहले जिक्र किया, दवाइयाँ जो हैं वो दोबारा से सरकारी अस्पताल में मिलना शुरू हो जाएंगी मुफ्त, तो हेल्थ के अंदर थोड़ा बेनिफिट होगा। लैपटॉप स्कीम दोबारा से इंट्रोड्यूस की जा रही है, स्कूटी स्कीम इंट्रोड्यूस की जा रही है, आटे की उन्होंने 490 रुपये की आज बात कर दी है कितने में क्या जाएगा। और इस तरह के कुछ माइनर चीज़ें हैं जो कि जिसका इफेक्ट होगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ जो एसेंशियल मसला है, जहाँ पर हम एक स्ट्रक्चरली स्टक हो गए हैं,
हमारी इंपोर्टेड आइटम्स पे हमारी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जब डॉलर महंगा होता है तो फ़ौरन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन 208 पे पहुंच गया सर, आज तो जी। 208 पे पहुंच गया। एग्जैक्टली और ये इसकी वजह से तेल भी महंगा होगा, गैस भी महंगी होगी। फिर हमारी जो गैस और तेल है इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से हो रहा है, क्योंकि यूरोप जो है वो रशियन गैस से हटने की कोशिश कर रहा है। उसकी वजह से रशिया यूरोप के अंदर उन्होंने नए LNG टर्मिनल्स फास्ट ट्रैक पे लगा रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग है उसको बढ़ा रहे हैं, और जो उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी थी वो उसको रशिया के बजाय एशियन मार्केट से उठा रहे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान के पिछले जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए थे उसके ऊपर कंपनीज ने डिफ़ॉल्ट किया, उन्होंने हमें डिलीवरी नहीं दी, और स्पॉट प्राइसेस जो हैं गैस की स्पेशली वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ये इम्पैक्ट ज़ाहिर है हमारे कंट्रोल में नहीं है, ग्लोबल जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे हम डायरेक्टली रशिया से चीज़ें ख़रीद नहीं सकते। इसकी वजह से गैस महंगी होगी और $60 महंगा होगा तो तेल तो नेचुरली महंगा होगा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की बात की गई है फेडरल गवर्नमेंट के, उसके अंदर ये जो पिछली गवर्नमेंट थी उसके साथ इसके एग्रीमेंट हो चुका था। ठीक, आबिद साहब यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ते हैं। हमें ज्वाइन किया जी सीनियर एनालिस्ट हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हबीब साहब, सबसे पहले तो सर बजट के हवाले से कुछ बताइए कि कैसा देख रहे हैं आप बजट, क्योंकि मुश्किल सूरत हाल है, गरीब आदमी, आम आदमी सबसे ज़्यादा इस वक्त महंगाई से परेशान है। ये जो इमदादी पैकेज दिया गया है, तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, किस हद तक आवाम के लिए रिलीफ लाया है ये बजट? तो आप एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें तो आपको लगता है बजट में इजाफा किया गया आदमी के लिए, लेकिन आप अगर मुल्क में अफराद ज़र की शरह देखें तो वो 20% के करीब है जी। और उसके साथ साथ फिर हर रोज की बुनियाद पर तेल की कीमतें इंटरनेशनल मंडी में बढ़ रही हैं, अजनास की कीमतें बढ़ रही हैं, खाने के तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, और उसके साथ साथ जब अब इंटरनेशनल तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो पाकिस्तान में बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी, गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी, तो मेरा जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी और ट्रांसपोर्ट ऊपर चली जाएगी। तो ये जो कुछ और फिर उसके साथ हमारे इन्फ्लेशन, इंट्रिंसिक इन्फ्लेशन की बात करें तो वो 13% है। तो 13% इन्फ्लेशन के साथ आप ही तनख्वाहें जब बढ़ाएंगे तो आपको एक महीना तो शायद अच्छा लगेगा, लेकिन उसके फिर आपको महसूस होने लगेगा कि आपकी जो तनख्वाह है वो आपकी जरूरत के मुताबिक नाकाफी है। लिहाजा ये सूरत हाल वो चलती रहेगी, ये तनख्वाहें बढ़ाना का हल नहीं है। मसले का हल मईशत को दोबारा इसकी बुनियादों पर सवार करते हैं। हबीब साहब, कोई प्लान है गवर्नमेंट के पास, कोई देख रहे हैं कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो कि महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाए, कम से कम जहां तक पहुंच चुकी है यहीं पे रोक लिया जाए? देखिए, महंगाई को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि पिछली हुकूमत ने जो महंगाई रोकने का नुस्खा दरियाफ्त किया था वो ये था कि हमें कहीं से सस्ता तेल मिल जाए, क्योंकि एनर्जी जो है वो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर रूस से एनर्जी आ जाती और 30 से 40% कम कीमत पे आती तो आज आमतौर पेट्रोल की कीमत अगर इंटरनेशनली पर बैरल जो है वो $120 पे है, तो 40% कम का मतलब ये है कि $80 से कुछ कम आपको यहाँ पे तेल मुहैया हो रहा होता। तो ऐसा होता तो डेफिनेटली आपके मुल्क में जो अफराद ज़र है वो बहुत कम होता। तो जाहिर अगर तेल कम होता तो पूरे दीगर जो नक्लो हमल है उसमें असर पड़ता और तमाम अशिया की कीमतें कुछ ना कुछ नीचे आती। लेकिन बहरहाल मौजूदा हुकूमत तो ऐसा करती हुई दिखाई नहीं देती और ऐसी करती हुई कोशिश भी मुझे नजर नहीं आ रही। तो लिहाजा ये कहना कि ये हुकूमत कुछ कर लेगी ये बहुत मुश्किल है। अच्छा हबीब साहब, सियासी कशीदगी भी सर हमें बता दीजिए। 3 दिन हो गए हैं, कभी तारीख में नहीं हुआ कि इस तरह से बजट के मामलात चले हों, कभी एक जगह पे इजलास हो रहा है, ताख़ीर हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। सही है, सियासी कशीदगी आने वाले दिनों में क्या कम हो पाएगी? कौन सुलझाएगा इन तमाम मामलात को? आपको ये बात पॉलिटिक्स के अंदर बुनियादी तौर पर, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के अंदर ये बात बुनियादी तौर पर समझनी चाहिए। जब एक तहरीक इत्तेफाक होती है तो वो दरअसल सबसे बड़ी पार्टी के जो कायदे ईवान होता है उसके सबसे बड़ी पार्टी कायद के खिलाफ आती है, जो कायदे ईवान नहीं होता है। तो ऐसी सूरत में जो दुनिया की डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मिसाल के तौर पर अगर आप यूके की बात कर लें जिसको हम मदर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, वहां पे ऐसा होता है कि वहां पर कानून के मुताबिक ये जरूरी ऐसी अदम एतमाद हो, असेंबली टूटे और नया इलेक्शन हो, क्योंकि इतनी एक बड़ी जमात को आप पार्लियामेंट से बाहर बिठाकर अंदर बाहर निकल जाए तब भी मुसीबत, अगर अंदर बैठी रहे तो काफी मुसीबत बनी रहेगी। तो ऐसी सूरत हाल से बचने का बेहतरीन रास्ता इलेक्शन होता है, लेकिन हुकूमत क्यों इलेक्शन की जाने से गुरेज कर रही है? हालांकि आला तरीन अदलिया की तरफ से भी, हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया है
कि ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है जिसमें सबसे बड़ी पार्टी पार्लियामेंट की वो पार्लियामेंट से बाहर बैठी हुई है। ठीक, बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हमें लियाकत अली साहब ये बताइए कि बजट इजलास जो एक दिन का होता है वो आवाम पर करोड़ों का पड़ता है, आवाम के टैक्स का पैसा लगता है। ये जब 3 दिन पे चला गया तो आवाम कितना देगी अपने जेब से? कितना भारी पड़ा ये बजट इजलास आवाम पर? देखें, ये इतनी अहम चीज़ नहीं है क्योंकि पंजाब असम्बली के अरकान को बहरहाल तनख्वाह जो है वो मिलनी होती है। वो एक दिन आए 2 दिन आए, टीएडीए उनका उसी हिसाब से, और एक असम्बली का बजट है वो महीने में उन्होंने साल में एक पार्लिमानी जो दिन है वो पूरे करने हैं। ये इन चीज़ों से काउंट नहीं होता। असल चीज़ ये देखने वाली है कि पार्लियामेंटेरियन परफॉर्मेंस क्या दे रहे हैं ऐवान के अंदर। अब एक और मसला जो अगर आप इन एक्सपेंडिचर्स की बात करेंगे तो देखना है कि अब टीएडीए जो है वो अरकान को पंजाब असम्बली के इजलास के मिलेंगे या ऐवान इकबाल के इजलास के मिलेंगे, क्योंकि तकरीबन तो है ना इन सारी तकरीबन आधे अरकान जो है ऐवान इकबाल के। अगर ऐवान इकबाल का इजलास टेक्निकली आईनी तौर पर दुरुस्त है तो फिर जो पंजाब असम्बली में एमपीए जो इस वक्त इजलास कर रहे हैं या आगे भी 2-4 दिन चलाने का उनका इरादा है, तो फिर ये अरकान टीएडीए से और लियाकत साहब इस मामले पे तो सबने मिल बैठना है, कोई इख्तलाफ नहीं होना, सबने मिलकर मामला तय कर लेने हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये तनख्वाहें कोई एमपीएस की इतनी नहीं होती कि हम इसको इश्यू बना लें कि करोड़ों में। अब बहरहाल वो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये का एमपीए के महाना जो है हिस्से में तनख्वाह आती है, और इससे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले बहुत से और जो हैं वो ऑफिसर्स मौजूद हैं। तो बहरहाल देखना यह है कि परफॉर्मेंस क्या है। पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस ये है कि 1 अप्रैल को जो उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े से पंजाब का बहरान शुरू हुआ, वो बहरान अभी तक तसादम की शक्ल में, आइनी कानूनी मुशगाफियों की शक्ल में या फिर अना की शक्ल में वो बहरहाल मौजूद है। और ये असम्बली जो है वो एक कानून जो है वो आइन के सहारे लेकर हर पार्टी ये समझ रही है कि हम दुरुस्त हैं, हम जो है हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है। तो बात तो ये है कि इसको ऐवान के अंदर जो है बहरहाल दूसरी असम्बली का लगना और मुसलसल बनना। एक वक्त आया था कि जब मुस्लिम लीग नून के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने जो है गवर्नर राय लगाया था, तो असम्बली की सीढ़ियों पे एक अलामती इजलास 2-3 दिन मुस्लिम लीग नून ने भी उस वक्त किया था, लेकिन वो उसी असम्बली की सीढ़ियों पे राना इकबाल उसको चेयर किया करते थे। तो लेकिन ये तो बिल्कुल इजलास ही तरीक़ाकार होता है, ज़ाब्ता अखलाक है, अगर एहतजाज भी करना है, अपनी आवाज़ भी पहुँचानी है। और दूसरा अंसारी साहब, जो ये सारी सूरत हाल है, आने वाले वक्त में क्या देख रहे हैं कि मामला ठीक हो जाएंगे, हल हो जाएंगे, या फिर ये इसी तरह से एक जानिब अपोजिशन होगी, एक जानिब इत्तेहादी होंगे, एक जानिब हुकूमत होगी, ये ऐसा ही चलता रहेगा? मेरा ख्याल है ये 17 जुलाई को जो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं, इसमें ये तसादम की सूरत हाल का कुछ रास्ता निकलेगा, और इसका जो ज़िमनी इलेक्शन के नताइज हैं वो काफ़ी हद तक फ़ैसला कर देंगे, क्योंकि इस वक्त जो है वो कोई भी जमात जो है वो इस ऐवान में अक्सरियत 186 का गोल्डन नंबर नहीं रखती। तो ज़िमनी इलेक्शन में 20 हल्के हैं इस वक्त। तकरीबन मुस्लिम लीग नून के पास 176 अरकान है और PTI के पास भी तकरीबन 173 अरकान है। तो मुस्लिम लीग नून की कोशिश है कि कम से कम उन्हें ज़िमनी इंतखाब में 14 सीटें अगर मिल जाएं तो वो पीपल्स पार्टी के बगैर 186 का नंबर हासिल कर ले, कि अगर पीपल्स पार्टी भी उन्हें किसी मरहले पर ब्लैकमेल करती है तो वो उसके बगैर भी एक सफिशिएंट नंबर हो। और यही सूरत हाल तहरीक इंसाफ चाहती है कि वो उनके पास जो इस वक्त 173 नंबर हैं तो उन्हें भी तकरीबन इतने ही सीटों की ज़रूरत है कि वो भी अकेले 186 नए नंबर को अबूर कर लें। बहरहाल ये ज़िमनी इलेक्शन फ़ैसला कर देगा कि क्या हमजा शहबाज की वज़ारत आला मज़ीद चलेगी या फिर स्पीकरशिप जो है वो उस पर जिस दिन मुस्लिम लीग नून के पास एक मेजॉरिटी नंबर आएगा वो पहला जो काम करेंगे वो स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जो पड़ी हुई है उसको एक्टिवेट करके उस पर जो है वो रायशुमारी कराना चाहेंगे। और उसके बाद ही फिर ऐवान जो है, क्योंकि काफ़ी सियासी जमातों ने यह बात सबक सीख लिया है कि अगर सूबे में हुकूमत करनी है तो स्पीकर और गवर्नर ये 2 ऑफिस जो हैं वो लाजमी अपने होना चाहिए, वरना परवेज़ लाई ने बता दिया है कि स्पीकर का ओहदा क्या होता है। यही इख्तियारात यही असम्बली साबिक स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल के पास भी होते थे, लेकिन उनका दौर सबको याद है कि वहाँ पर
स्पीकर के इख्तियारात का किस कदर इस्तेमाल हुआ। और परवेज़ लाई ने यहाँ पर एक हुकूमत मुखालिफ एक अपोजिशन लीडर का किरदार अदा किया है। वो बहरहाल एक ज़ाहिर है उनका मुस्लिम कायदे-ए-आज़म है कि उनकी सियासी तौर पर मुखालिफ भी है, तहरीक-ए-इंसाफ भी है, दोनों जो हैं वो स्पीकर का एक रोल कतरे गैर जानबदार होता है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के साथ उनके मामला नहीं चल सके। तो ये ज़मीनी इंतखाब के बाद सीधा मैं देख रहा हूँ कि फिर चीज़ें जो हैं मुमकिन अगर वो स्पीकर को हटाने में कामयाब होते हैं या फिर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ हमजा शहबाज को हटाने में कामयाब होती है। ये तो ठीक है जी, ज़िमनी इंतखाबात भी होने वाले हैं जी, जिसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मज़ीद बात करते हैं लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आबिद रज़ा साहब, मईशत और सियासत क्या कहेंगे सर इस वक्त जो हालात हैं? ये जो सियासत है उसके ओवरबेरिंग इफेक्ट्स हैं मईशत के ऊपर। अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है पिछले तकरीबन 2 महीने से, बहुत फेडरल गवर्नमेंट में भी और प्रोविंशियल भी। आप दो चीज़ों को ले लें, अगर फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो हमारी इस बजट के अंदर सबसे जो बड़ी पेमेंट होनी है वो आपने इंटरेस्ट की पेमेंट्स करनी है। तकरीबन 4,000 अरब रुपए, 9,500 में से आपने इंटरेस्ट पेमेंट करनी है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह आपकी इंटरेस्ट रेट है। अब इंटरेस्ट रेट के ऊपर 2 मुख्तलिफ तरह के आ रहा है। एक वो है जो स्टेट बैंक की इन्फ्लेशन टारगेटिंग को कहते हैं कि अगर अफराद-ए-ज़र ज़्यादा हो रही है, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा किया जाएगा, जिसकी वजह से इस वक्त हमारा इंटरेस्ट रेट 13% से ऊपर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं लोग इंडस्ट्रीज़ लगाएं, काम करें, तो इंटरेस्ट रेट 5-6% ज़्यादा नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में। और अगर आप देखें तो इसहाक डार जिस वक्त चीफ फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने 5.5-6% के ऊपर ही इसको रखा था, और वो डिबेट एक्चुअली फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त हो रही होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे सियासी हालात इस तरह के हैं कि एक सबसे बड़ी पार्टी सिंपली है ही नहीं गवर्नमेंट के अंदर, मतलब असेंबली में नहीं है, ये डिबेट्स ही नहीं है, हमारी डिबेट्स और इधर उधर हो रही हैं। इस तरह अगर आप प्रोविंशियल देखें तो फेडरल गवर्नमेंट ने अपने टोटल जो 9,500 का बजट है उसमें से तकरीबन 4,000 अरब से अराउंड उन्होंने प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र करना है। 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंसेस ने खुद भी रेवेन्यू रेस करना था। आज हमें बताया गया कि जो 22% टारगेट बढ़ाया गया है पंजाब की प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटी का, उसके बावजूद भी वो तकरीबन मेरे ख्याल में 500-600 अरब है, विच इज़ इनसिग्निफिकेंट, जहाँ पर 3,500 अरब का बजट पेश हो रहा हो। तो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी ये डिस्कशन होनी चाहिए थी कि हम इसको कैसे बढ़ाएंगे। जो की पोजीशंस हैं, मसलन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन, क्या फेडरल HEC के सारे मामलात अब पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने टेक ओवर कर लिए हैं? 10 साल के करीब तकरीबन अरसा गुजर चुका है 18वीं तरमीम को आए हुए। हेल्थ के मामलात क्या कम्प्लीटली प्रोविंशियल हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं? ये वो बहस है जो होनी चाहिए थी जी। तो फेडरल गवर्नमेंट की मतलब जो सिविल गवर्नमेंट की रनिंग है वो तो 400-500 अरब हमें देखने में लगता है जी, वज़ीर आला इतनी बड़ी गाड़ी में जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, बट ये इनसिग्निफिकेंट है। ये जो फैसले हैं, इन फैसलों की जो कॉस्ट है मईशत के लिए वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू TADA या गाड़ियों की कॉस्ट। लियाकत साहब, मकसद तो इजलास का कुछ और होता है लेकिन इजलास में कुछ और होता रहता है। देखिए, अब पंजाब असम्बली का इजलास हो या नेशनल असम्बली का इजलास हो तो एक एजेंडा दिया जाता है जो बिज़नेस होता है, लेकिन अब बिज़नेस जो है वो उस पर सियासी जो बिज़नेस होता है वो ज़्यादा हावी होता है। मुस्लिम लीग नून का अपना एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है और तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म का एक अपना पॉलिटिकल जो है वो आगे टारगेट्स हैं जो उन्होंने अचीव करने हैं। तो अब तो बज़ाहिर जो है वो हुकूमत की इस वक्त तरजीह सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि वो ऐवान इकबाल के इजलास में अपना बजट हर सूरत पास करवाए। ठीक है इंसार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आबिद रज़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, चाहे पंजाब असम्बली का इजलास हो या फिर नेशनल असम्बली का इजलास, मकसद तो ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, हल क्या होना चाहिए, लेकिन मामलात सियासी कशीदगी की सूरत में निकलता है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।